अच्छी खासी धूप और आसमान है और अचानक से बारिश शुरू हो गई। तभी हम यह सोचने लगते हैं कि यार ये बारिश क्यों शुरू हो गई, और घर के अंदर भागने लगते हैं इधर उधर बारिश से बचने के लिए। और जब ये बारिश ख़त्म हो जाती है तब हम सोचते हैं चलो बारिश से पीछा छूट गया। फिर हम यह सोचने लगते हैं कि ये जल्दी ही ना हो। अगर क्या होगा अगर ये इस दुनिया से सच्ची में गायब हो गई? क्या होगा अगर ये बारिश दोबारा हुई ही नहीं और ये हम बिना पानी के रह पाएंगे? अगर आप चैनल पे नए हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार भाई के चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करो मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग फैक्ट मतलब साइंटिफिक हाइपोथेसिस वैज्ञानिक परिकल्पना के अंदर चलते हैं। लेट्स बिगिन। नॉर्मल कंडीशन में 1 mm की साइज की बूंद आसमान से बारिश के रूप में गिरती है। जब तापमान 0 डिग्री से नीचे होता है तब यह स्नो के रूप में नीचे गिरती है, यानी बर्फ। क्या होगा अगर ये सब बंद हो जाए? पहली बार आप सुनोगे कि अब कभी बारिश नहीं होगी तो आपको लगेगा इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन असल में अगर बारिश ना होगी तो शायद आप यह सुन भी नहीं पाओगे कि होगा क्या। इससे दुनिया में इतनी बड़ी आपदा आ जाएगी जिसे आप सुन भी नहीं पाओगे। नंबर 1, वाटर साइकिल टूट जाएगी। वाटर साइकिल यह है कि पानी जो है मॉइस्चर की फॉर्म में बादलों में जाता है। जो ऊपर बादल होते हैं वो समुंदर का पानी ही होता है। जब कभी बारिश होने वाली होती है हम ऊपर देखते हैं तो वह और कुछ नहीं, वह समुंदर का पानी ही होता है। वह समुंदर का पानी ही होता है जो आगे जाके एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल में तैर रहा होता है। फिर वही पानी बर्फ़ या बारिश की बूंदों के रूप में नीचे धरती पर गिरता है। फिर वही साइकिल वापस होती है, वही सब कुछ प्रोसेस वापस होता है। ऐसे ही अपनी लाइफ साइकिल चलती जाती है। लेकिन इस वाटर साइकिल की एक ख़ास बात है, जो समुंदर का पानी होता है वह बहुत ज़्यादा खारा होता है, लेकिन जब वह ऊपर जाता है तो फ्रेश वाटर बन के वापस नीचे आता है। अगर आप में से किसी ने भी बारिश के पानी को टेस्ट किया होगा तो वह अपन को एकदम नॉर्मल पीने के पानी जैसा लगता है, वह बिल्कुल भी खारा नहीं लगता। तो इनडायरेक्टली अगर बारिश का पानी समुंदर का पानी ही है तो वो खारा क्यों नहीं होता? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी एक वाटर साइकिल होती है, पानी ऊपर जाता है और फिल्टर हो जाता है। इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वह निकल जाती है। तो अगर ऊपर गया हुआ पानी नीचे कभी आया ही नहीं, मेरा मतलब बारिश कभी हुई ही नहीं, तो ये साइकिल टूट जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। तो बारिश अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। तो आप यह सोचेंगे कि अब क्या होगा, तो सबसे पहले पेड़ों की बर्बादी होना चालू हो जाएगा। वो पेड़ पौधे जिनसे हमें खाना मिलता है, जो आप घास देखते हो जगह जगह, उनका एक स्पेशल फैक्ट यह है कि उन्हें नॉर्मल से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। गार्डन वाले रोज़ घास के ऊपर पानी देते हैं कि वो पूरी तरीके से हरी भरी रहे। अगर ये जो घास है उसे हम ग्रास भी बोलते हैं, अगर बारिश नहीं होगी तो ये पूरी तरीके से सूख जाएगी। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ समय बाद एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी ज़मीन भी धीरे धीरे सूखती चली जाएगी, और इवेंचुअली धीरे धीरे घास और ज़मीन के साथ पेड़ भी सूखते चले जाएंगे। लेकिन लोगों को खाना चाहिए होगा तो मैन्युअली पौधों में पानी देके इनकी खेती कर पाएंगे। इरिगेशन मतलब सिंचाई का पानी समुद्र से लेके बड़े बड़े लैब में इलेक्ट्रोडायलिसिस और डिस्टिलेशन मेथड से उसके खारेपन को कम किया जाएगा। फिर इस पानी से हम सिंचाई कर सकेंगे, लेकिन यह भी एक लिमिटेड स्तर पर उपलब्ध रहेगा। समुद्र के अंदर पानी तो बहुत है, इतना है कि बारिश ना भी होगी तो हज़ारों सालों तक पानी रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्लीन वाटर जो हमारे पास है वह लिमिटेड उपलब्ध है। समंदर का पानी किसी भी काम का नहीं होता। धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जो कि है समुंदर, नदी और झील एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने पानी में से सिर्फ 2.5% ही पानी शुद्ध है जिसे हम अपने काम में ले सकते हैं, जिसमें से नदी, झील और ग्लेशियर्स का पानी ही काम में लेने लायक होता है, जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। और जो समुद्र का पानी होता है वह खारा होता है, इसलिए हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बारिश ख़त्म हो चुकी है, अब जो इंसान जो फ्रेश वाटर है उसे काम में लेना चालू करेंगे। करीब 2500 साल बाद जो साफ़ पानी है वो पूरी तरीके से यूज़ हो जाएगा। वे पेड़ बारिश की कमी के चलते गायब हो जाएंगे। तब इन पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी धीरे धीरे मरने लगेंगे, क्योंकि इनके लायक खाने के पेड़ पौधे बचेंगे ही नहीं। जो शाकाहारी जानवर होते हैं वह भी मरने लगेंगे, और जो मांसाहारी जानवर होते हैं वह भी मरने लगेंगे,
क्योंकि जो शाकाहारी जानवर होते हैं वह पेड़ पौधों के चलते पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्हें खाना नहीं मिल पाएगा और वो भी मर जाएंगे और खाने की शॉर्टेज हो जाएगी। अब पूरी चेन डिस्टर्ब हो चुकी है, इसके कारण पूरी दुनिया में खाने की शॉर्टेज हो चुकी होगी। इसके चलते सिर्फ पेड़ पौधों पे नहीं बल्कि पूरे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट मतलब वातावरण में बहुत ख़राब से बदलाव आने लगेंगे। आपको तो पता ही होगा, पेड़ फोटोसिंथेसिस नाम से एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और एनवायरनमेंट से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। एक तरीके से ख़राब गैस को अपने अंदर ले लेते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ की चिमनी से निकलती है और अच्छी ऑक्सीजन को ये इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, जो हमारे इंसान और जानवर के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। मतलब ऑल इन ऑल हमें इन्वायरमेंट अच्छी गैस हमें इसलिए देता है कि हम हेल्दी और स्वस्थ रह सके। तो सोचिए, इसके चलते अगर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी, बारिश नहीं होगी, तो इन्वायरमेंट की जो धुआं है वो इतनी ख़राब हो जाएगी कि सांस लेने लायक भी नहीं रहेगी। फिर बारिश होने के ना कारण सारे जीव जंतु मरने लगेंगे और हवा फिल्टर होना बंद हो जाएगी। जितनी ऑक्सीजन बची हुई होगी वो करीब 2000 साल तक चलेगी, मतलब एस्टिमेट 2000 साल तक वो चलेगी। जब करीब 2000 साल बीत जाएंगे तो धीरे धीरे जो ये ऑक्सीजन बची हुई है ये ख़त्म होने लग जाएगी। फिर चारों तरफ कार्बन ही कार्बन होगा। ऑक्सीजन के साथ साथ इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे मॉइस्चर भी बना के रखते हैं। मॉइस्चर मतलब नमी, जो हवा में नमी होती है ना, वो पेड़ पौधों के चलते ही होती है। ये मॉइस्चर ही वही चीज़ है जो सूरज से तपतपाती निकलने वाली किरणों से हमें बचाता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमें सूरज की गर्मी से बचाती हैं, लेकिन मॉइस्चर उनमें से सबसे बड़ा प्ले रोल करता है। अगर हवा में से मॉइस्चर गायब हो गया तो धरती का टेम्परेचर इतनी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा कि धरती पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और जो बचा हुआ पानी है वह भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। साफ़ पानी की कमी के चलते इतनी बीमारियां फैल जाएगी कि ये आसानी से हर जगह फैलने लगेगी। ये तो कुछ भी नहीं है, इन बीमारियों का इलाज करने के लिए साफ़ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा तो इनका इलाज आसानी से नहीं हो पाएगा। एक बड़ी चीज़ यह होगी बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, उसका अंत हो जाएगा, मतलब वो हमारे पास और उपलब्ध नहीं रहेगी। जो डैम्स में बड़े बड़े टरबाइन होते हैं वो पानी की कमी के चलते घूमना बंद हो जाएंगे, क्योंकि पानी की कमी के कारण जो डैम्स के अंदर बड़े टरबाइन होते हैं वो पानी के फोर्स से घूमते हैं। जब पानी ही नहीं रहेगा तो वो घूमेंगे नहीं और इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं होगी। जब बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रीज भी बंद हो जाएगी और देखते देखते ही आसमान की सैटेलाइट्स भी धीरे धीरे बंद होना चालू हो जाएगी। अब सब जगह अंधेरा छा जाएगा, कहीं भी बिजली नहीं होगी। इस आपदा के चलते अब बारिश तो होगी ही नहीं, पूरी दुनिया एक अजीब हालत में हो जाएगी और बारिश ना होने के कारण इस हरी भरी धरती को एक बंजर जमीन मतलब एक सूखा रेगिस्तान बना देगी। अगर मान लीजिए ये बारिश सच में बंद हो गई और ऐसा सब कुछ हुआ तो क्या इस आपदा को रोकने के लिए ऐसा कोई तरीका है जिससे हम वापस कुछ कर पाएंगे? इसका उत्तर है हाँ, वैज्ञानिकों के हिसाब से डेफिनेटली हाँ। जिस प्रोसेस की हमने बात की उससे समुद्र के पानी को खारे पानी से साफ़ पानी बनाया जा सकता है, जिसे हम पीने के काम में, सफाई के काम में और इरिगेशन के काम में ले सकते हैं। जहाँ तक बिजली बनाने की बात है वो तो हम सोलर पैनल से बना पाएंगे, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी हम रात को यूज़ कर पाएंगे, जैसे हम आज कर रहे हैं। और इसके चलते हम बिना पेड़ पौधे और किसी भी पानी के बिना विंड मिल का यूज़ कर सकते हैं। विंड मिल एक ऐसी चीज़ है जो हवा की रफ्तार को पकड़ती है और उससे बिजली उत्पन्न करती है। हवा की फोर्स की वजह से विंड मिल के अंदर लगे हुए टरबाइन्स तेज़ी से घूमते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और दूसरी तरफ जो हमारे पास जियोथर्मल स्टेशंस है वो भी हमारे बहुत काम आएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास जियोथर्मल स्टेशंस भी है। जियोथर्मल स्टेशंस धरती के कुछ इलाकों में धरती के नीचे गर्म कोर को चलते यह इतनी गर्म हो जाती है कि धरती की अंडर वाटर पानी गर्म हो जाती है, धरती को क्रैक करके गर्म भाप के थ्रू बाहर आने लगती है और इसी भाप के चलते बड़े बड़े टरबाइन्स घूमते हैं और जिसे हम बिजली और इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बारिश बंद होने के बाद में हम विंड मिल और जियोथर्मल से बिजली बना पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बनाना उस वक्त इतना भी आसान नहीं रहे, लेकिन आज के मामले में जियोथर्मल एनर्जी को एक्सेस करने के लिए आज की टेक्नोलॉजी में बहुत मुश्किल है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि इंसान धरती के कितना अंदर पहुँच चुका है। तो देखिए, जो धरती है उसके जो सेंटर से लेके जो उसकी दूरी है वो है 6370 किलोमीटर।
तो आप अंदाज़ा लगाओ इतने किलोमीटर में से हम कितना अंदर पहुंच चुके होंगे। तो अंदाज़ा लगाइए आज की सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताइए कितना पहुंच चुके होंगे हम। आधा, या उससे भी थोड़ा कम, या उससे भी थोड़ा कम। तो मैं आपको बता के हैरानी होगी कि आज की सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम 12 किलोमीटर पहुंच चुके हैं अंदर, सिर्फ 12 किलोमीटर। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूं, जितनी हम जियोथर्मल से एनर्जी बनाते हैं वो अब तक सिर्फ हम जो यूज़ करते हैं ना वो सिर्फ 2% यूज़ करते हैं अभी तक। अब 12 किलोमीटर में तो सिर्फ इतना ही यूज़ हो पाएगा, मतलब पूरी ताकत का हम सिर्फ 2% ही एक्सेस यूज़ कर पाए हैं। अगर इस बारिश की आपदा के बाद इंसान 100 का 100% जियोथर्मल एनर्जी यूज़ कर ले, मतलब उसे एक्सेस कर ले, तो ये बिजली वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक बिजली ही नहीं, पूरे इंसानों को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द वीडियो सभी से यही निवेदन करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पानी को कम से कम यूज़ करें। जो जितने भी आपस में देश है, यूनाइटेड किंगडम और अदर कंट्रीज़, उनको एक साथ मिलकर लड़ाई झगड़ा छोड़कर इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और हमारी मदर नेचर जिसे हम प्रकृति बोलते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा बना है। जय हिंद।